हाँ, प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा है क्या स्क्रीन? जाते हैं प्रेयर पे। सहस्राक्षं गणाधीशं समगुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं चं सहस्रमादौ प्रणम्यहम्। ब्रह्मदक्षाश्वी देवेश भरद्वाज पुनर्वसु ताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् सत्तानुसुप्तान् अशेषकाय प्रस्तान् शेषान् उत्सुक्य मोहारतितान् जक्कानं यो पूर्ववेद्याय नमोस्तु तस्मै। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एनसीआरएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजियोथेरापी जो पंचकर्म का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जो है वो टॉपिक 5 में आता है सिलेबस में। टॉपिक 5 है और ये जो है वो सेकंड टर्म में आता है और इसमें से खाली एक ऐसे क्यों आने वाला है। मतलब कितने मार्क का है? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स में ये लोग क्या पूछ सकते हैं? या तो मस्ट नो पूछ सकते हैं या तो डिजायर टू नो पूछ सकते हैं। नाइस टू नो नहीं पूछेंगे। और ये लोग लेक्चर अवर में से ही पूछेंगे या तो नॉन लेक्चर अवर थियरी। बहुत कम चांस है नॉन लेक्चर अवर थियरी में पूछे, राइट। प्रायः ये लोग किस में पूछेंगे? लेक्चर अवर में से। तो अभी देखो, आपको खुद को पता चल जाएगा क्योंकि देखो सारी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने बोला है कि पेपर स्ट्रिक्टली एनसीआरएसएम सिलेबस में जो बताया है वैसे ही निकले। तो पेपर आपके पास ऑलरेडी लीक हो गया है। अगर आप समझदार है तो पेपर लीक है। पास होना इतना हार्ड नहीं है। पर आपका दिमाग चलना चाहिए कि आपको पंचकर्म में ये चैप्टर में से खाली 6 से 7 सवाल निकलेंगे। उसमें से भी आपको क्या करना है? और उसको छांटना है। तो आप कैसे छांट सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो कि इसमें से कौन सा ज्यादा पूछा जा सकता है क्या। देखो ये लेक्चर अवर वाले दिए हैं, ये जो है वो नॉन लेक्चर अवर प्रैक्टिकल है। तो वो पूछने के वो नहीं पूछेंगे, वो वाइवा वॉइस में आएगा। साथ में ये नॉन लेक्चर अवर थियरी है तो इसका थोड़ा सा चांस रहता है ये आ सकेगा शायद। तो आपके पास जो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन में से ही आपका पेपर बनने वाला है। सोचो, जो अगर पंचकर्म में फिजियोथेरापी का क्वेश्चन आने वाला है तो ये 6 में से ही आने वाला है। चाहे आप गुजरात यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, चाहे RJUHS राजीव गांधी ले लो, चाहे MUHS ले लो, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, NCRSM बोल रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास पेपर लीक हुआ नहीं हुआ। अभी ये 6 या जो 7 क्वेश्चन है उसमें से आपका काम क्या होता है कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनमें से क्या पूछा गया है, बारी बारी रिपीटेड कौन सा पूछा गया है, वो तो अच्छे से करके जाना है। पता चला इधर तक? क्या क्लियर है? पहले हमको पता चलना चाहिए इसमें से हमको करना क्या है। अभी करेंगे, ये 6 आंसर है वो कर देंगे तो आपका जो फिजियोथेरापी टॉपिक है वो पंचकर्म का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। क्लियर? ऑडियो वीडियो तो चालू करे, कंफर्म कर दो एक बारी मेरे को। हाँ, Yes. आ जाए। बुक में बहुत ज्यादा दिया है, हम इसमें से 5 मार्क्स का ही आने वाला है तो हम जो जो आएगा उसके बेस पे करेंगे। सबसे पहले प्रश्न की ओर, जैसे केबीसी में बोलते हैं, पहले प्रश्न की ओर जाते हैं। पहले प्रश्न में इतना दिया है कि डिफाइन फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी का स्कोप क्या है और फिजियोथेरापी की इंपॉर्टेंस क्या है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पूछिए ना, तो डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स वैसे के वैसे रहने चाहिए। बाकी आप ग्रामेटिकल कुछ उल्टा फुल्टा करो चलेगा, पर जो वो वर्ड्स है ना उसमें कुछ उल्टा फुल्टा किया ना तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। क्या है? फिजियोथेरापी को दूसरा क्या बोलते हैं? फिजिकल थेरापी। उस दिन सब लोगों की गेम बज गई थी ना MCQ में, है ना। फिजिकल थेरापी नहीं होता है फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापी डाल दिया था सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों की गेम बज गई थी। फिजियोथेरापी को क्या बोलते हैं? फिजिकल थेरापी भी बोलते हैं। हालांकि इसमें से MCQ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, पर तो भी फिजियोथेरापी को फिजिकल थेरापी बोलते हैं। तो वो क्या है? एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, ठीक है, मान लेते हुए है। उधर क्या होता है? वो हेल्थ को एसेस करता है, फिर मेंटेन करता है। एसेस मतलब देखेगा ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो ठीक है उसको मेंटेन करेगा,
नहीं है तो उसको अच्छा करने की ट्राई करेगा, और अगर बिगड़ गई है तो उसको रिस्टोर कर देगा। क्या रिस्टोर करेगा? तो भाई फंक्श फिजिकल फंक्शन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉडी। मतलब इधर आपको जो याद रखना है वो क्या है? इट इज द असेसमेंट, मेंटेनेंस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द फिजिकल फंक्शन। फिजिकल फंक्शन, बॉडी का जो फिजिकल फंक्शन है उसको असेसमेंट, मेंटेन एंड रिस्टोरेशन, मतलब इधर आपको क्या याद रखना है? AMR, ये ट्रिक है, असेसमेंट, मेंटेन एंड रिस्टोर। अभी ये ऐसा है ना कि ये खाली आप आइसोलेट भी कर सकते हैं, मतलब अकेला फिजियोथेरापी भी कर सकते हैं, और इसको कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट के साथ, मतलब आप दवाई भी चालू है आपका और फिजियो भी किया है, कोई भी सर्जरी हुआ है, तो बाद में क्या है कि मसल वगैरह थोड़े से क्या है, उसकी टोनिसिटी, इलास्टिसिटी थोड़ा सा क्या रहता है, दवाई ली है, ये है, बहुत बेड रिडन है, तो उसकी ये जो मसल टोन है वगैरह सब थोड़ा सा नॉर्मलाइज नहीं है। तो वो करने में क्या है, वो मेडिकल मैनेजमेंट के साथ, मतलब वो दवाई भी ले रहा है और इधर फिजियोथेरापी भी चल रही है। या तो अकेली फिजियोथेरापी भी चल सकती है, तो वो क्या है? आइसोलेशन। या तो वो अदर कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट के साथ चल सकती है। क्लियर है? ये डेफिनेशन हो गया। अभी फिजियोथेरापी का यूज क्या है भाई? तो आप बहुत सारी जगह पे लिख सकते हो। आजकल ये जो चीरियोप्टेर करके सब आ गए हैं, है ना, बैक एंड नेक पेन जो होते हैं बहुत सारे, आर्थराइटिस वगैरह पेन होते हैं, राइट, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कोई भी है जहाँ पे नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आजकल आगे हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंशियल थेरापी वगैरह है। वुमेन्स हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, तो इनके ऊपर कुछ ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उनके ऊपर कितनी कितनी एक्सरसाइज है, ये है। सीरियाट्रिक प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स तो पूरा है फिजियोथेरापी पे ही डिपेंड करता है। तो आपको जो जो याद रखे ना, हमेशा सब चीज याद नहीं रखने की, 5-6 ऐसी चीज याद रखो कि वो सब कवर हो जाए। देखो वुमेन कवर हो रहा है, हाँ वुमेन याद रख लो। फिर बूढ़े लोग मतलब ओल्ड एज, वो कवर कर लो। स्पोर्ट्स में डेफिनेटली आता है, हमको पता है, हाँ। फिर ये सारे पेन, वो याद रख लो। फिर सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन याद रख सकते हैं हम, राइट। और फिर एक इधर कहीं पे लिखा है, वरना आप इधर एक जो कोई भी मेंटल सिचुएशन होती है उसमें भी फिजियोथेरापी की कुछ कुछ चीजें हैं, वो मेंटल रिहेबिलिटेशन में भी काम आता है, वो लिख सकते हो। क्लियर है? ये उसकी यूटिलिटी हो गई, कहाँ यूज। अब इसको कि भाई फिजियोथेरापी ये आयुर्वेद जितना कोर्स है उससे थोड़ा ही कम, मतलब 4.5 साल का कोर्स फिजियोथेरापी का भी होता है। हम नीट के बाद या तो कोई भी CET एग्जाम स्टेट की होती है, उसके बाद फिजियोथेरापी का कोर्स आता है। तो कुछ उतनी डिमांड होगी तो ही ये कोर्स निकला होगा ना। तो हाँ भाई है, कहीं पे भी मस्क्यूलोस्केलेटन चीज है, उधर सिस्टम का उधर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है मस्क्यूलोस्केलेटन का, उधर वो फिजियोथेरापी बहुत काम करेगी। मतलब मसल और स्केलेटन उधर ऐड हुआ तो क्या क्या हो सकता है, हमको पता है, कोई भी ज्यादातर बैक पेन होता है, आर्थराइटिस होता है, कुछ भी फ्रैक्चर हो गया या स्प्रेन हो गया, तो उसकी वजह से, स्प्रेन मतलब मोच आ जाना, गुजराती में बोलते हैं ना, मइड़ आई गयो हाथ मारो, लाइक दिस। तो वो सब चीज में क्या है कि जो बॉडी में जो बोन वगैरह की कंटिन्यूटी रहती है ना, वो कंटिन्यूटी ठीक से नहीं रहती, तो उसकी वजह से उधर इंजरी होती है। अभी इंजरी हो गई बोन की या कोई भी स्ट्रक्चर की उधर, तो उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं है, तो हमने कुछ ऐसा थेरापी किया, फ्रैक्चर है तो हमने वो जो प्लास्टर वगैरह लगाया ताकि वो जो दो बोन है वो जुड़ सके, तो धीरे धीरे वो दोनों के बीच में मूवमेंट भी अच्छे से होनी चाहिए। और हमारी बॉडी में अगर हम आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वायु मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मूवमेंट कोई भी बिगड़ी तो वायु बिगड़ जाएगा। पीतम पंगु कफम पंगु पंगव मल धातव, वायु ना यत्र नियत्रे तत्र गच्छति मेघवत। इसका श्लोक शायद सुना होगा आपने कहीं पे, फर्स्ट ईयर में, तो बहुत पुराना हो गया है, बचपन बोल सकते हैं। तो वो इधर यही है सब। आप इधर सारे मतलब हम कोरिलेट नहीं करेंगे, पर वो वायु जैसे सारे जो चीज है वो आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज वो न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरापी, मतलब ये पार्किंसन वगैरह में जो मैंने बोला कि जहाँ कहीं पे भी मसल टोन, मसल मूवमेंट जो कोई भी है, सेरिब्रल पाल्सी जो है उसमें ऐसा सब मिलता है। आपको इधर जो है वो मेन हेडिंग का मार्क्स होता है, अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके रिलेटेड। मस्क्यूलोस्केलेटन है तो आप आर्थराइटिस वगैरह सब आपको डेफिनेटली याद रहेगा, स्प्रेन फ्रैक्चर। न्यूरोलॉजिकल है तो आपको पार्किंसन, पक्षाघात वगैरह सब आप उधर ही याद ही रखते हैं। सेरेब्रल पाल्सी जो छोटे बच्चों में हो जाता है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन जो मसल टोन, मसल मूवमेंट की वजह से है। अभी कार्डियोपल्मोनरी
फिजियोथेरापी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कार्डियक डिजीज डायबिटीज के आजू बाजू आ गया है। डायबिटीज कैपिटल गुजरात को बोलते हैं इंडिया में। हार्ट कैपिटल भी यही है, हार्ट के डिजीज। तो उधर जो कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरापी जो होती है, उसमें क्या होता है, कोई भी आपने बाईपास सर्जरी कराया है, या तो कोई भी कारण से आप जनरल एनेस्थेसिया के अंदर गए थे, तो लंग का मूवमेंट जो है ना, वो उधर जो है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। अभी सोचो, लंग का मूवमेंट गड़बड़ हो गया तो फिर सांस लेने में गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी सांस लेने में गड़बड़ ना हो, इसीलिए आपने देखा होगा वो 3 बॉल वाली एक्सरसाइज। हैंड रेस कीजिए, किन किन लोगों ने देखा है वो कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी सर्जरी के बाद में वो 3 बॉल वाली एक्सरसाइज कराते हैं। देखते हैं लंग फंक्शन कैसा है उनका। उनको बोलते हैं एयर ब्लो करो, कितने बलून बॉल ऊपर जा सकते हैं। सुना है ना? हाँ। तो वो जो है वो कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरापी है। राइट। ऐसा याद रहेगा, वो बॉल वाली एक्सरसाइज याद रहेगी तो उधर एग्जाम में लिख पाएंगे। लगते ये सब टॉपिक इजी है, पर यही इधर ही मार्क जाते हैं सारे। फिर जो पीडियाट्रिक फिजियोथेरापी है, पीडियाट्रिक में ज्यादातर हम जो फर्स्ट सेकंड टॉपिक जो पढ़े थे ना, कि उसका ग्रोस मोटर और फाइन मोटर, तो इधर जो मोटर मूवमेंट है पीडिया में, ज्यादातर क्या होता है कि बर्थ के टाइम पे उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है बच्चे को। पूरा डिटेल में ये बता रहा हूँ, देख लेना, पीडिया में भी काम आएगी। हाइपोग्लाइसेमिया आदि जो हो जाता है उसकी वजह से उसको सीजर वगैरह होते हैं। पर ये सब अगर ठीक नहीं किया तो उसको सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है। सेरेब्रल पाल्सी जो है वो डेवलपमेंटल डिले है। उसमें वो ग्रोस मोटर या फाइन मोटर या सोशियल सब है, तो उसमें अगर ग्रोस मोटर जो है, मोटर फंक्शन, मोटर मतलब रिलेटेड टू मसल, मसल और मूवमेंट, तो मूवमेंट के रिलेटेड कुछ है तो इधर देखो ये सब आ गया। मोटर स्किल, सेंसर स्किल, ये है उधर पीडियाट्रिक में। फिजियोथेरापी आयुर्वेद के साथ इंटरवेंशन कराते। जीरियाट्रिक्स में क्या है, फीमेल है तो ऑस्टियोपोरोसिस दिखेगा आपको, अल्जाइमर, भूल जाते हैं, ये हो जाते हैं, बोन पूरे फ्रजाइल हो जाते हैं, मतलब जल्दी से टूट जाते हैं। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए हम आयुर्वेद में क्या करते हैं, स्नेहन स्वेदन के साथ में थोड़ा सा अभ्यंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरापी का। राइट। वुमेन्स हेल्थ में भी यही है, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन ना हो जाना, यूरिनरी इनकंटीनेंस सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा, इसका प्रिवेलेंस सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा है। यूरिनरी में प्रॉब्लम हो जाता है इनको। मतलब वो जो नर्व सिस्टम है, क्योंकि उधर जो है वो एनेस्थेसिया वगैरह दे देते हैं। ये जॉइंट का कोई भी सर्जरी कर रहे हैं नीचे, और हम समझते हैं कि यूरिनरी इनकंटीनेंस आदि जो है वो क्या है कि भाई जो अधो नाभि है, मतलब नाभि के नीचे है, नाभि के नीचे कौन सा दोष आता है बताओ? बात। वात आता है। हाँ, वेरी गुड। तो वात आता है, इनकंटीनेंस, इनकंटीनेंस मतलब या तो रुकता नहीं है या तो रुक जाता है, मतलब अपने आप चले जाता है। तो अभी सोचो, देखो चले जाता है मतलब उधर कुछ ना कुछ वायु का खुद का रीजन है, और वायु वो बिगड़ गया है। उधर आपको ठीक तरीके से, या तो वायु का प्रकोप के कौन कौन से तरीके से हो सकते हैं, या तो मार्ग अवरोध या तो धातुशयी। तो इधर प्रायः मार्ग अवरोध होगा, क्या होगा वो आपको देखना है हिस्ट्री के ऊपर। क्योंकि हम आयुर्वेद वाले हैं, मतलब हमको कुछ भी चीज है वो आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखनी है, तो ही प्रैक्टिस आयुर्वेद कर पाएंगे। वरना जीपी खोलेंगे दूसरे दिन आ जाएंगे, स्वागत करेंगे तीसरे दिन ससुराल में, है ना? फिर 7 नंबर जो है वो स्पोर्ट फिजियोथेरापी है। स्पोर्ट में क्या होता है कि भाई प्लेयर खेलते हैं अलग अलग एक्सरसाइज, उसके वजह से उसको स्प्रेन हो जाता है। वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो वो जो कहाँ पे स्प्रेन हुआ है, स्ट्रेन हुआ है मसल में, वो सब। फिर पूरा कम्युनिटी बेस्ड है, अभी एक दो नाम याद रख लेंगे, इससे बहुत 5 मार्क्स में आप 8 पॉइंट तक लिख सकते हो। फिर कम्युनिटी बेस्ड होगा, ऑक्यूपेशनल, मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन के, सॉरी, ऑक्यूपेशन जो कोई भी है उसके अकॉर्डिंग उनको बताएंगे कि भाई अगर आपका बैठा बिठाया जीवन है, तो आप जो है वो क्या है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे वगैरह। आजकल बहुत ऐसे प्लान आ रहे हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, 9 से 5 का बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट जॉब, हाँ। तो जो कॉर्पोरेट जॉब है उसमें पूरे ऐसे, क्योंकि उनको बहुत सारी व्याधियां होती है उसकी वजह से, तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज वगैरह मॉडल उन्होंने डाला है। तो ये जो था वो क्या था, स्कोप था। उसके पहले हमने डेफिनेशन देखी, अभी आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरापी। तो अभी इम्पोर्टेंस क्या है फिजियोथेरापी, ये सब एक जैसा ही है, आपको पूरा अलग अलग
तरीके से लिखना है। इसमें थोड़े से वर्ड आपको ऐसे लिखने हैं कि सामने वाले को लगे कि आपने पढ़ा है। दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे वर्ड जो है वो सामने वाले को हाईलाइट करेंगे कि भाई हाँ ये पढ़ के आया है। फिजियोथेरापी में सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज है वो पेन रिड्यूस हो रहा है, जॉइंट जो है उसकी मूवमेंट हो रही है। ये पॉइंट में आप इतना याद रख लीजिए। फिर दूसरा जो फिजियोथेरापी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वास्ट एंड मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब ये मल्टी सिस्टमेटिक, कि भाई जो जॉइंट है तो आर्थ्रोलॉजी पूरा, रिमोटोलॉजी पूरा कवर कर रही है, कार्डियोपल्मोनरी पूरा कवर कर रही है, न्यूरोलॉजी पूरा कवर कर रही है, मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम को वो पूरी कवर कर रही है, इसीलिए वो वास्ट एंड मल्टी डिसिप्लिनरी है। फिर ये जो है वो स्पेसिफिक ब्रेन वगैरह की, जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन इंजुरी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हो गई, उसके बाद में उसको रिहेबिलिटेशन के लिए ले जाना है, तो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। हाँ तो ये ऊपर जो लिखा है वही सेम लिखना है। फिर दूसरा जो पीडियाट्रिक्स है, तो पीडियाट्रिक्स में हमने क्या है, पीडियाट्रिक्स में क्या आता है, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर। तो इधर जो मोटर फंक्शन है कि वो जो डेवलपमेंट, डेनवर डेवलपमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग वो जो नहीं चल रहा है, तो वो धीरे धीरे दूसरी मतलब आयुर्वेद कर रहे हैं या एलोपैथी कर रहे हैं, कोई भी जो कंटेम्प्ररी साइंस है उसके साथ में आप इसको दे सकते हैं कंजुगेशन। ऊपर पढ़ा था आइसोलेशन और कंजुगेशन, पीडिया में कंजुगेशन आएगा। ये ड्रग फ्री हेल्थ केयर है। अगर ड्रग फ्री है तो वो कब होगा, जब वो आइसोलेटेड होगा, मेडिकल मैनेजमेंट के साथ होगा, तो वो ड्रग फ्री नहीं बोल सकते, राइट। वुमेन्स हेल्थ में सेम, पीसीओएस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसमें भी मेन क्या है, आहार विहार सब नहीं हो रहा है ठीक से, तो उधर जो विहार में है इधर आप ये ले सकते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी कराई है उधर जो वगैरह मूवमेंट जो होती है उसको हमको फास्ट रिकवरी करना है, और जो हॉस्पिटल में कम रहना है, तो वो ये है, ठीक है। फिजियोथेरापी में क्या होते हैं, डॉक्टर नर्स होते हैं, उनके पूरे थेरापिस्ट होते हैं, उनका क्लिनिक वगैरह रहता है, वो थोड़ा सा समझाया है। हमको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना क्योंकि ये लोग 5 मार्क्स में पूछेंगे। क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ये डन। अभी सेकंड क्वेश्चन जो है वो, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द स्टैटिक एक्सरसाइज। इसमें बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था, हाँ? एमसीक्यू अटेंड किए थे ये वाले पंचकर्म के, कितने लोगों ने अटेंड किए थे, हैंड रेज करो थोड़ा सा, हम सब करो। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन था, all isometric exercise are static but not all the static exercise involved active isometric contraction, है ना। ये लाइन है ना, हमेशा एमसीक्यू के लिए ये बैठी बिठाई रट्टा मार लेनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, नीट में भी आते थे ना, ये है पर ये नहीं है, पूरा कंफ्यूज हो जाते, पूरा उल्टा। अभी आइसोमेट्रिक आ रहा है ना, नीचे और आएगा अलग इसके जैसा ही, दिखाऊंगा तब मैं आपको, राइट। पढ़ते हैं क्या है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ द स्टैटिक एक्सरसाइज। अभी ये स्टैटिक एक्सरसाइज है। मैंने कल के लेक्चर में भी, कल का समिता का जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया होगा ना उसको पता है कि हमको ऐसा सिचुएशन इमेजिन करना है कि ऐसा टॉपिक है हमको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली कुछ नहीं आता है, तो वर्ड को तोड़ने का ट्राई करो। स्टैटिक मतलब क्या होता है बताओ, उधर कुछ देखो ही नहीं, वो बुक में तो कुछ भी लिखते रहते हैं, ये सब टैलेंटेड लोग हैं, हम आचार्य की तरह मंद बुद्धि है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। तो स्टैटिक का मतलब जो रेस्ट पर है। हाँ रेस्ट पे हो, या तो मूवमेंट है पर बहुत लेस मूवमेंट है, ऐसा मान सकते हैं हम, दोनों सेम सिमिलर है। तो अगर इसकी डिफिनेशन हमको आती भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, कि इधर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, डेफिनेटली ये फिजियोथेरापी है मतलब कुछ भी एक्टिविटी होगी, ये फिजिकल एक्टिविटी ऐसी हो रही है कि जहाँ पे मूवमेंट हो रही है वो कैसी होगी, वेरी फिक्स्ड मूवमेंट होगी, या तो बहुत कम होगी, या तो पूरा रेस्ट पे होगा। देखो अभी पढ़ना, स्टैटिक एक्सरसाइज एक्सरसाइज इन विच मसल इज एक्टिवेटेड। हाँ मसल एक्टिव, क्योंकि मसल एक्टिवेशन क्यों होगा, क्योंकि मूवमेंट हो रही, टेंशन इज जनरेटेड बट द बॉडी पार्ट रिमेन्स इन ए फिक्स्ड पोजीशन। कैसी पोजीशन, ये रेस्ट बोला मैंने, उसको फिक्स पोजीशन बोल सकते हैं, विदाउट एनी मूवमेंट। ये सब ये सेम एमसीक्यू मैंने इधर से ही पूरा छापा था, कोई मेरे घर की किताब में लेके नहीं आया था, इतना टैलेंटेड मैं भी नहीं हूँ, है ना। तो क्या है, मसल पूरा एक्टिव हो जाता है, तो ही मसल एक्टिव होगा, उधर कैल्शियम वगैरह सब
आएगा तभी मसल एक्टिव होगा, तो भी मूवमेंट होगी। पर बॉडी पार्ट कैसा रह रहा है आपका? फिक्स रह रहा है। तो इधर, हाँ ये देख पूरी स्टैटिक मसल सारे, ये प्लांक देखा है, ये सारी स्टैटिक मूवमेंट है, देखो दिख रहा है। ये खड़े रह के नहीं एक्सरसाइज करते हैं, शनिवार को पीटी कराते थे। आता था पीटी का लेक्चर आप सब लोगों को जब स्कूल में थे तब? खड़े रह के ऐसे करो वे करो, ये स्ट्रेचिंग बोलते थे। स्टैटिक उसका मतलब ये स्टैटिक मतलब खड़े रह के जो एक्सरसाइज आप करते हो, बेसिकली समझने के लिए। पूरा डिटेल में नहीं जाना है हमको, फिजियोथेरेपी का कोर्स थोड़ी करना है, राइट? तो ये वो हो गया, ये रट्टा मारनी है ना? ये फोन के स्टेटस में रख देने का एक दिन, है ना? ऑल आइसोमेट्रिक, फिर लोग पूछेंगे कि भाई ये इसने क्या रखा है, फिर पता चलेगा। जितनी बार लोगों को बोलोगे ना, फिर ये इतने देर में याद रह जाएगा, राइट? अब इसका फिजियोलॉजिकल बेनिफिट क्या होता है कि भाई हाँ ये कर रहे हो तो इससे आपको बॉडी की फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, बॉडी के फंक्शन जो होते हैं उसमें क्या फायदा होता है भाई? तो स्टैटिक एक्सरसाइज जो होता है उसमें, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है उसमें जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है। तो इसकी वजह से अगर देखो जॉइंट का मूवमेंट कम हो रहा है, मतलब मसल है वो काम कर रहे हैं अच्छे से इधर, तो मसल का कहीं पे भी पावर चला गया है, मसल का टोन चला गया है, मसल का पोस्चर, उसकी वजह से जो पोस्चर है वो खराब हो रहा है, तो उधर क्या यूज करेंगे आप? स्टैटिक एक्सरसाइज। इसकी वजह से जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो जाएगा, जॉइंट पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा। अभी जॉइंट स्टेबलाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि उधर जॉइंट का उतना मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, मतलब जॉइंट का उतना यूसेज ही नहीं हो रहा है ना? कम घिसेगा वो जॉइंट। लोवर्ड ब्लड प्रेशर इन द लॉन्ग टर्म, देखो ये सोचने जैसी बात है ना, कि अगर आप ये जो एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म तक कर रहे हैं तो ब्लड फ्लो वो जगह पे बढ़ेगा, ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो बढ़ेगी, राइट? तो उधर जो है वो क्या है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वासोडाइलेशन हो जाएगा, तो वो जो हाइपरटेंशन जो हो रहा था वो नहीं होगा। अगर लॉन्ग टाइम तक कर रहे हैं, साथ में आप आहार विहार भी अच्छा कर रहे हैं, तो लॉन्ग टाइम पे कम हो जाएगा। मिनिमम स्ट्रेन ऑन द जॉइंट, जॉइंट पे कम स्ट्रेन आएगा। क्यों जॉइंट पे कम स्ट्रेन आएगा, अब आप बताओ। ये दिख रहा है क्या लिखा है? विदाउट जॉइंट मूवमेंट। तो फिर जॉइंट का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है भाई, तो उधर स्ट्रेन क्यों आएगा, है ना? और फिर ये जो है ना वो मेंटल फोकस और ब्रीथिंग कंट्रोल के में बहुत काम आता है। कोई भी आप एक्सरसाइज करो ना, ये सब में सेम लिखना है। लास्ट पॉइंट जो है ना फिजियोलॉजिकल, जो आइसोटोनिक था, आगे क्या था? आइसोमेट्रिक, है ना? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, राइट? इसका डिफरेंस हम देखते हैं। दिख रहा है क्या? देखो दो वर्ड है, एक क्या है? आइसोमेट्रिक। वो तो इसके पीछे चला गया है, भेजता हूँ आपको, कोई नहीं। अब ये डिफरेंस देख लो, आइसोटोनिक है और आइसोमेट्रिक है। देखो इधर जिधर टोनिक आ रहा है ना, उधर जो है ना वो जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, और जिधर मेट्रिक आ रहा है उधर जॉइंट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है? मसल की जो लेंथ होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा उधर उसकी लेंथ रहेगी, वो सेम रहेगी। अभी सेम रही है इसीलिए तो जॉइंट मूवमेंट नहीं है। मतलब जो ये आइसोमेट्रिक है वो स्टैटिक जैसा लग रहा है क्या आपको? हाँ ना, बताइए, थम्स अप। हाँ। यस। एंड आइसोटोनिक एक अलग प्रकार का है। ये मैं इसीलिए बेसिकली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में खाली पंचकर्म नहीं होता है ना आपको सब्जेक्ट, और पंचकर्म में फिजियोथेरापी भी नहीं होता है ना, बहुत सारे है ना पंचकर्म में, इससे अच्छे बहुत सारे टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं है। तो ये टॉपिक का क्वेश्चन ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी आपको पूरा सर घुमा देता है, राइट? तो स्कोरिंग के लिए मैं बता रहा हूँ और वेरी बेसिक बता रहा हूँ, राइट? तो देखो इसमें आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि जिसमें एम वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है? एम, उसमें जॉइंट का मूवमेंट नहीं है, क्या है? उल्टा है। जिधर एम आता है उधर मूवमेंट नहीं है, राइट? क्लियर? मूवमेंट नहीं होगा तो मसल का लेंथ भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं।
अब इधर टेंशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है, मसल लेंथ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो कुछ तो चेंज होगा, तो इधर जो टेंशन है उसके बीच में वो बढ़ जाएगा। पर इधर तो जो है वो मसल शॉर्टन और लेंथन हो रहा है, तो इधर जो है टेंशन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, है ना। इसको कैसे आप याद रख सकते हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, स्टेटिक कैसे बैठे रहे हो। अभी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम आ गया फाइनल ईयर का, तो फिर एग्जाम जब आएगा तब क्या होगा, आपका टेंशन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। यस डेफिनेटली। और आप अगर थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हो कछुए की तरह, मतलब उधर थोड़ी सी आपकी एनर्जी हो रही है, उधर आपकी मूवमेंट भी हो रही है, तो टेंशन क्या है, ठीक है हो जाएगा, हमें क्या। क्लियर हुआ? ये इधर के इधर रट्टा मारा दिया क्या, कि अभी घर पे जाके ये पढ़ना पड़ेगा? एक बार रिवीजन कर देंगे तो फिर अभी ये टॉपिक कभी आपको पकड़ने की जरूरत नहीं, जब एग्जाम आएगा तब उसके थोड़े टाइम पहले पकड़ लेना, राइट। ये टाइम बचाते हैं ऐसे टॉपिक। अभी देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, पुशअप वगैरह करते हैं, राइट, तो उसमें जॉइंट का मूवमेंट होता है ना, हाथ पूरा हिलता है, पैर हिलता है, राइट। पर आप प्लैंक्स करते हैं, ऐसे पूरे नहीं बैठ जाते, पुशअप नहीं करते, पहले पुशअप के पहले प्लैंक कराते हैं। प्लैंक का फोटो मैंने लिया था पर ये जो है उसके पीछे चला गया है, तो मैं ऐसा है तो ग्रुप पे भेज दूंगा प्लैंक्स वगैरह का। वॉल सीट तो पता है ना, ऐसी दीव ऐसे, ये सपोज ये वॉल है, तो इसके ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं, मतलब वॉल को सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे। ये सब जो है वो किस में आता है, स्टेटिक में आता है। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने ट्रिक के साथ, जहाँ तक मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया हो। तो अभी जो फिजियोलॉजिकल बेनिफिट है आइसोटोनिक का, उसके ऊपर हम आते हैं। ये हो गया किसका, स्टैटिक का हो गया डेफिनेटली, ये दोनों। अभी जो है वो हम किधर आएंगे, आइसोटोनिक के ऊपर आ जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या है, तो अभी तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई आइसोटोनिक के उधर क्या हो रहा है, इन विच द मसल चेंज इट लेंथ व्हाइल प्रोड्यूसिंग ए जॉइंट मूवमेंट। मतलब उससे डिफरेंट क्या हुआ, इधर जॉइंट की मूवमेंट है, हाँ हो रही है डेफिनेटली। और इधर क्या है, टेंशन जो है वो कैसा रहेगा, इधर बताओ, ये पढ़ रहा है तो इसको टेंशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट, वेरी गुड। बस ऐसे बोलते रहना है तो इधर का इधर याद रह जाएगा। तो ये जो बाइसेप्स कर्ल्स है, स्क्वाट्स है, पुशअप है, बेंच प्रेस है, ये ऐसी बुक्स में कभी एग्जांपल ऐसे दिए है ना, तो ये याद रख लेने के। इसमें एमसीक्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, तो चलेगा, अभी ये नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। क्योंकि देखो एनसीआरएम ने इस बार स्ट्रिक्टली बोला है। अब सिलेबस देखोगे ना, मैं 2 दिन तक सिलेबस देखा है पूरा। स्ट्रिक्टली बोला है कि भाई जिधर नो लिखा है ना, वो आता है ना कोर्ट में आता है कि इफ सी से नो मीन्स नो, उसने ना बोला मतलब ना है, तो इधर इफ एनसीआरएम से नो मीन्स नो, उधर लिखा है पीछे, आप पढ़ना। अगर हमको ये सब खत्म हो जाएगा, बाद में टाइम मिलेगा, तो मैं इधर ही दिखाऊंगा आपको लाइव में ही, कि उधर जो जिधर वर्ड नो लिखा है ना, उसमें से वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाएंगे। और इसमें इन्होंने यस किस में लिखा है, खाली ऐसे क्यों में, तो 5 मार्क्स का इसमें आप सोचो, तो शायद वो जो है वो फिजियोलॉजिकल कोई भी बेनिफिट है वो पूछ सकते हैं। इसमें मेरे को जब तक लगता है तब 3 तक की क्वेश्चन है। एक तो ये लोग फिजियोलॉजिकल बेनिफिट पूछेंगे, अगर इनको थोड़ा सा मॉडरेट पेपर बनाना है तो दोनों का। अगर इसको बहुत इजी बनाना है तो फिजियोथेरापी की डेफिनेशन और स्कोप पूछ लेंगे। इनको थोड़ा और मॉडरेट से टफ के बीच में बनाना है तो ये लोग क्या पूछेंगे, कि ये जो आयुर्वेद और फिजियोथेरापी के बीच में क्या वो है, रिलेशन है, और इन दोनों को हम कैसे समझ सकते हैं आज के कॉन्टेम्पररी साइंस में। या तो वो जो हमने ये जो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक का जो डिफरेंस देखा वो पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में। या तो आगे एक ये आता है हीटिंग मोडालिटी करके। हीटिंग मोडालिटी इंपॉर्टेंट है। हीटिंग मोडालिटीज में एक आती है ये वाली आपकी सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी एंड डीप हीटिंग मोडालिटी। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, आप लिख के ले लो, क्योंकि ये लोग ही बोल रहे हैं, हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हम तो ये लोग जो बोल रहे हैं वो खाली समझ के बता रहे हैं आपको। इन लोगों ने ही बोला है। ऐसे क्यों आएगा, मस्ट नो डिजायर टू नो में आएगा, लेक्चर ओवर में आएगा, तो यही सब है। कितने क्वेश्चन हुए, 1 2 3 4 और 5 ही क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड समथिंग जो भी है।
लिख के ले लो, कोई भी एग्जाम होगा तो प्राय कुछ नहीं हुआ है तो लास्ट में ये 5 करके जाना। मेरे ख्याल से तो जो क्वेश्चन आएगा वो ये 5 में से फंस जाएगा आपका। अभी देखो ये जो है वो आइसोटोनिक मूवमेंट है, तो उसकी बेनिफिट क्या है भाई। अभी ये मूवमेंट है वो क्या करता है, तो सबसे पहले इधर जो मूवमेंट हो रहा है और टेंशन जो है वो कांस्टेंट हो रहा है। मतलब इधर क्या हो रहा है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मूवमेंट के साथ हो रहा है, जॉइंट का मूवमेंट इन्वॉल्व होगा। मतलब कोई भी जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर अगर किसी इंसान को है तो उधर वो थोड़ा सा काम भी आ सकता है। बहुत ज्यादा किया तो वो नुकसान करेगा, पर अगर उसने सम्यक योग में किया है तो उसको काम आएगा। जैसे कि वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो ये जो ओबेस पर्सन है उसमें काम आएगा। इसको हाइपर लिपिडेमिया डिसलिपिडेमिया जो बोलते हो, लिपिड बहुत बढ़ गया है, उसमें बहुत सारा काम आ सकता है इसको। और ये जो एक्सरसाइज होती है ना वो क्या होती है, शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग। मतलब ये जो सपोज बाइसेप है तो इधर ये नजदीक जाएगा दूर जाएगा, मतलब ये जो मसल फाइबर है इधर वो, ये जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये रिलैक्स होगा तो ये पूरा जाएगा। तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग, क्लियर है। अभी इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर फंक्शन क्यों बढ़ेगा, तो आपने कार्डियोलॉजी में फिजियोथेरापी का यूज होता है, किन किन को पता है, हैंड रेज कीजिए। कोई मतलब इंटरेक्टिव सेशन मेरे आप बताएंगे तो थोड़ा मजा आएगा, और बताऊंगा मैं थोड़ा सा। कमेंट अभी, हाँ आपने बोला अच्छी बात है। आप कमेंट में अगर पता है तो थोड़ा सा बताइए, एक आध वर्ड में। अभी एक बहुत अच्छी वो चल रही है, आपका हार्ट रेट ईसीजी चेक करते हैं, राइट। ईसीजी सबको पता है, हाँ ईसीजी पढ़ना नहीं आता है, वो पूरी लाइन आती है, एक ही चीज आती है। वो बाबा जी की कोई रील वायरल हुई थी ना, कि वो जो लाइन है वो सीधी हो जाए तो इंसान मर जावे, ऐसा बोल रहे थे बाबा जी। तो ये जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस जो है उसमें फिजियोथेरापी का क्या रेलेवेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में नहीं पूछेंगे पर आपको क्लिनिकली आना चाहिए। पता है क्या किसी को? 30 सेकंड देता हूँ, पता है तो लिखिए कमेंट में या अनम्यूट करके बताइए। नहीं, मैं बता दूं। जो ब्लॉकेज का नाम सुना है, ब्लॉकेज देखते हो इंसान, पर्सन को ब्लॉकेज हो जाता है तो बहुत तरह की डायग्नोसिस के लिए फाइंडिंग करते हैं, रूल आउट करने के लिए कि भाई ये ब्लॉकेज है कि ये डिस एथेरोस्क्लेरोसिस। नहीं, हाँ एक्चुअली आपने जो बोला है वो एथेरियोस्क्लेरोसिस जो है वो तो एक टाइप का डिजीज है, ब्लॉकेज है। पर मैं जो पूछ रहा हूँ ना वो फिजियोथेरेपी का इंटरवेंशन क्या है। मतलब मेरा इधर आंसर कहने का ये है कि ये जो क्या बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट सुना है, हाँ। आंसर यही था। आजकल क्या करते हैं ईसीजी नॉर्मली तो ले लेते हैं, ईसीजी जो लेते हैं वो क्या होता है जब इंसान पूरा स्टेटिक रहता है और उसके अंदर ब्लॉकेज या तो कोई उसका हार्ट का मूवमेंट कार्डियक एक्टिविटी उनको देखनी है कि भाई हाँ कैसा है, ये है वो है। तो ये लोग क्या करेंगे, ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं। मतलब इंसान को दौड़ाएंगे, अभी दौड़ा रहे हैं मतलब इधर मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, मसल मूवमेंट हो रही है, जॉइंट मूवमेंट हो रही है, चलने में जॉइंट आएगा ना। तो संधिवात वाले लोगों को चलने में दिक्कत आती है, मतलब उधर जो है वो जॉइंट का मूवमेंट आ रहा है। मतलब इधर जो इंटरवेंशन जो ये ट्रेडमिल टेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडमिल में लेके इंसान को जो वो ईसीजी का वो पहना देते हैं सारी किट, जो 12 लीड वाली। फिर वो ट्रेडमिल में उसको बोलते हैं कि भाई ये नॉर्मल स्पीड में 1 मिनट तक होता है कुछ, या तो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक, वो डिपेंड रहता है, उनका पूरा प्रोटोकॉल और उनका एल्गोरिदम पूरा अलग रहता है। तो ये जो है वो क्या है, कार्डियोलॉजी और फिजियोथेरापी दोनों का इंटरवेंशन है। अभी आपको ट्रेडमिल टेस्ट पता है, इसका कोई यूज पता नहीं है आपको, तो आप आराम से ये लिख सकते हो। आपको कुछ नहीं आता है तो आप वो लिख दो, ये ब्यूटी है। कोई भी चीजों को आप अगर डीप से समझ में जाएंगे ना, हमारे आजू बाजू ही सब छुपा हुआ है। कोई भी चीज आप देखने जाओगे ना, आयुर्वेद में कोई भी चीज आपको पूछते हैं, निदान पूछते हैं, चिकित्सा पूछते हैं। चिकित्सा हमेशा दोष की करनी होती है, तो उधर आपको थोड़ा सा निदान पता होगा, निदान आपके आजू बाजू ही, आप आजू बाजू चीज ही निदान कहते हैं ना। मोमोज खा रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, रील देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आजू बाजू नहीं है क्या, वो सभी है। ये पता चला कार्डियोलॉजी में ट्रेडमिल टेस्ट, आंसर ट्रेडमिल टेस्ट था।
आपने जो एथेरोस्क्लेरोसिस बोला वो सही है, वो डिजीज है, उसमें ये सब लास्ट में उधर जो सारी चीजें रूल आउट करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए ये सब टेस्ट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। यस। अभी जो आगे आएगा वो मसल मास एंड टोन। मैंने बोला था इधर मसल मास जॉइंट है, उसका मूवमेंट चल रहा है तो उसका टोन है वो इम्प्रूव होना। तो ये सब जो मसल मास टोन आए तो आपको क्या है, न्यूरोलॉजिकल सारे डिजीज याद करने हैं कि भाई हाँ पार्किंसन हो सकता है क्या, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है क्या, और भी मोटर न्यूरॉन डिजीज हो सकते हैं क्या, गुलियन बारी सिंड्रोम हो सकता है क्या, वात व्याधि में सब पढ़ा था। तो वात व्याधि में जो तंत्रिका गत के बाजू में जो मॉडर्न में लिखे उसमें जितने याद आए उतने एग्जाम्पल आप इधर लिख सकते हो। राइट। जॉइंट की मोबिलिटी और जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जॉइंट में सब लोगों को पानी आदि भर जाता है, लॉन्ग टाइम पे जॉइंट का मूवमेंट वो नहीं कर पाते हैं, अच्छे से लुब्रिकेशन ठीक से नहीं होता है, हम लोग उधर वो श्लेषक कफ वगैरह सब जानते हैं। उधर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गई तो क्या है, वो कफ का स्थान है, संधि जो है वो कफ का स्थान है। पर आपने बहुत ज्यादा मूवमेंट कर दिया जिसको आप क्रेपाइटस बोलते हो, वो कब होगा, जब कफ के स्थान पे वात दोष आ जाता है। वात दोष का उधर रुक्ष गुण बढ़ जाता है। तो वो जो कफ दोष है, कफ खुद स्निग्ध होता है, तो वो जॉइंट में अगर स्निग्ध गुण कम हो गया, रुक्ष गुण बढ़ गया, तो क्या होगा, वायु के रुक्ष गुण की वजह से उधर फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से आपको आवाज आ रहा है और संधिवात उधर हो रहा है। तो इधर संधिवात की आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले आपको निदान परिवर्जन करना है। निदान परिवर्जन करेंगे तो ही वो रुक्ष गुण कम होगा, वरना इधर आप चिकित्सा दे रहे हो उधर वात बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ में बढ़ रहे हैं। तो ये सब बढ़ेगा तो आपका कीर्ति नाम फेम, जो नेम फेम है वो आपकी कम हो जाएगी। राइट। निदान इज, निदान सेवन जो है ना, वो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका नेम एंड फेम होता है। इसीलिए गुड चिकित्सक शुड बी ए गुड, क्या है, निदान परिवर्जक, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर बेटर मेटाबॉलिक फंक्शन। अभी ये सब करेंगे तो जो मेटाबॉलिज्म बॉडी की जो है ये अच्छी रहेगी। अभी मेटाबॉलिज्म अच्छी रहेगी तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। मेटाबॉलिज्म अच्छी है तो डिसऑर्डर कहाँ से होंगे। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है, ओबेसिटी हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है, थायराइड हो जाता है, और भी कोई ऑटो इम्यून डिजीज है वो सब हो जाते हैं। क्लियर है? उधर आप अच्छा सब लिख सकते हैं ना, जोग्रन सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, जितना जो आपको आता है वो आपकी, क्या बोलते हैं, श्रद्धा और आपके स्वाद के अनुसार है। फिर उधर जो बोन की डेंसिटी है उसको स्ट्रेंथ करने में बहुत काम आता है। तो बोन की डेंसिटी वो कैसे स्ट्रेंथ करता है कि वो जो ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल है, ब्लास्ट मतलब वो जो है वो बोन को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो बोन के अंदर जो मिनरल होते हैं, कैल्शियम फास्फोरस वगैरह, उनको वो बढ़ाते हैं। इसकी वजह से जो ओस्टियोपोरोसिस आदि जो होता है, वुमेन में जो नेचुरल चेंज होता है, जो जिसको ये डीजनरेटिव एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस से सब एमआरआई वगैरह जो है उसमें लिखा हुआ आएगा, तो वो सब जो है वो मिनरलाइज करेगा वो एज रिलेटेड डिजनरेटिव चेंजेस को। ये लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई वात बढ़ रहा है, उसका रुक्ष गुण बढ़ रहा है, तो इसके लिए आप उधर कैल्शियम फास्फोरस सब डाल रहे हैं, तो हम क्या है, स्निग्ध गुण। इसीलिए अभ्यंग करो आप, उद्वर्तन स्निग्ध से करो। फिर आप अभ्यंग के भी अलग अलग पाद अभ्यंग वगैरह सारे टाइप के अभ्यंग करेंगे स्नेहन स्वेदन के साथ, तो अच्छा रहेगा, ये ओस्टियोपोरोसिस वगैरह कुछ नहीं होगा। पहले तो लोग 150 साल तक जीते थे, उनको तो ओस्टियोपोरोसिस है क्या है वो पता नहीं था, लैक्टोस इंटॉलरेंस क्या था वो भी पता नहीं था। आचार्य तो बोलते थे सिर है वो आजन्म साथ में है। आजकल तो बच्चा जो है वो जन्मता है, डॉक्टर वो लिख देते हैं ही इज डायग्नोज विद द लैक्टोस इंटॉलरेंस। तो फिर हमारे आचार्य तो सब ऐसे ही बोल दिए ना, ध्यान में बैठे थे बोल दिए, है। सोचने जैसी सब चीज है। दूसरा जो है वो मेंटल हेल्थ, वो सारे में सेम रहेगा जैसे आगे बोला था कि वो एंडोर्फिन, मतलब आप ऐसे ध्यान व्यान करते हो एंडोर्फिन रिलीज कर हो जाते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस एंग्जाइटी सब भूल जाते हैं। कभी शांति से जाना, ऐसी शांति वाली जगह में थोड़ा सा एक्सरसाइज वेक्सरसाइज करके 2 मिनट शांति से बैठना, अंदर से अच्छा लगेगा। सब वही है सेम। इसके आगे जो आएगा ये इधर खत्म हो जाएगा। अभी जो ये जो मैंने बोला ना ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल
इफेक्ट किसके है, डीप हीटिंग मोडालिटी एंड सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी। ये मेरे को लगता है तब तक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस है, और 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन एक डिफरेंस इन लोगों को वैसे भी डालना होता है। कभी देखते हैं क्या है। ये डिफरेंस है, ये लर्न एंड बाय हार्ट। मेरे को तो लग ही रहा है ऐसा आएगा ही। अगर इसमें से पूछना है तो ये पूछ सकते हैं। अभी देखो, हीटिंग मोडालिटीज जो होती है ना, वो सुपरफिशियल एंड डीप दोनों होती है। मतलब फिजियोथेरापी में हीटिंग मतलब उष्ण गुण है। फिजियोथेरापी ज्यादातर पेन फिजिकल थेरापी है, तो वो पेन के साथ में डील करता है। और हमारा शास्त्र क्या कहता है, न ही न ही फिर डैश डाल दूं, बिना शूल आएगा, तो वो डैश में क्या आएगा, शूल किसके बिना नहीं होगा। शूल है तो ये तो आना ही चाहिए, ऐसा मानना है। क्या आएगा बताओ। अच्छा, सही है। न ही वाते न विना शूल। तो वायु को कौन सा गुण है वो कम करता है, स्निग्ध तो डेफिनेटली करता है। दूसरा कौन सा गुण रहेगा तो वो वायु को कम करेगा। जैसे तिक्त शीत है वो पित्त को कम करता है। हाँ, वेरी गुड। उष्ण गुण गुण, रस नहीं, रस आपने सही लिखा पर मैंने गुण पूछा था। श्रोत्र इंद्रिय का क्या हो गया है, पूरा मिथ्या योग हो गया है ना, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इधर क्या करना है हमको, गुण मतलब इधर गुण कौन सा है, उष्ण गुण। हीटिंग मोडालिटी, हीट हीट है, उसमें भी कौन सा गुण है, उष्ण गुण। तो इधर कुछ ना कुछ उष्ण गुण से आप वायु का समन कर रहे हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो ये सुपरफिशियल है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से, और डीप मतलब अंदर डीप तक जाएंगे। जैसे स्किन के 7 लेयर है, तो वो जो है वो 1 2 3 लेयर तक जा सकता है। ये जो है वो स्किन को पूरा पार करके उसके अंदर जो डीप मसल है, टेंडन है वगैरह सब आएगा। देखो ये सब ही है सेम। इधर ये स्किन है, उसकी फेशिया है, और जो स्मॉल स्मॉल जॉइंट है उधर तक ये कवर करेगा। इधर क्या आएगा, वो हॉट पैक्स जो होते हैं जानते हैं, इंफ्रारेड जो होती है, फिर पैराफिन वैक्स वगैरह आता है, हाइड्रोकोलेटर प्लेक्स। ये बुक अच्छी है ना, बुक में आपको सब मिल भी जाएगा। और डेफिनेटली इधर अगर नीचे दिया है, लास्ट में देखेंगे, उधर इसका सबका वीडियो दिया है, लिंक है ना, वो आप खोल के देख सकते हैं। राइट, ये बुक ऑलरेडी हमारे ग्रुप पे शेयर कर दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है। तो आप जब भी फ्री हो, जब पढ़ने का मन है, डाउनलोड कर देना। और अगर और डिटेल में जानना है तो ये वीडियो, सर जी ने वीडियो अच्छे से रखा है बुक में, तो आप उधर देख सकते हैं। तो अभी इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या भाई, हाँ ये मेजरमेंट भूल गया था, सॉरी। देखो सुपरफिशियल है मतलब वो कितना होगा, 1 से 2। डीप होगा वो 3 से 5। सुपरफिशियल है मतलब कम ही रहेगा। अभी इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या रहेगी, भाई सुपरफिशियल है तो ये स्किन का लोकल टेम्परेचर, लोकल मतलब वो स्किन से कांटेक्ट में रहेगा। तो मतलब अगर आपने हॉट पैक रखा है तो उसके बाद में कोई आपका टेम्परेचर नापेगा तो ज्यादा आएगा कि कम आएगा, बताओ मेरे ज़्यादा। को। हाँ, इसीलिए क्योंकि इधर वो लोकल टेम्परेचर है, उधर से ही जो हीट है वो मीडिएट हो रहा है। और उधर हीट उधर जा रहा है तो उधर क्या हो रहा है, वासोडाइलेशन। तो ये सुपरफिशियल ब्लड फ्लो को भी बढ़ाएगा, अच्छा करेगा। और ब्लड फ्लो जिधर बढ़ेगा, हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड है वो नरिशमेंट लेके आता है ना। कोई हमसे रूठ गया है, उसको चॉकलेट दे दिया हमने, खुश हो गया। छोटा बच्चे को क्या होता है, तो बॉडी भी सेम ऐसे ही है। तो बॉडी को चॉकलेट मतलब क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है बॉडी में, तो ब्लड के माध्यम से। मॉडर्न अगर देखे तो ब्लड है वो पूरे बॉडी को क्या है, नरिश करता है। तो उधर उसको ब्लड मिल गया, और वो फिर अच्छे से रिलैक्स हो गया, और उसको जो पेन हो रहा था माइल्ड, सुपरफिशियल है तो माइल्ड पेन रहेगा, तो पेन है वो रिलीफ हो गया। और उसकी वजह से जो उधर मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ अगर एरर आई है तो वो ठीक हो जाएगी। पेन की वजह से मेटाबॉलिज्म में एरर आती है। और यही चीज के लिए सब क्या देते हैं, अगर आपको ये क्लिनिकली समझना है। बहुत सारे लोगों ने बोला है सर आप क्लिनिकली समझाओ, मैंने बोला ठीक है समझाते हैं, क्यों नहीं। तो ये जो पेन होता है, पेन के लिए सब लोग क्या देते हैं, पेन के लिए कंटेम्पररी साइंस में दवाई आती है, क्या बोलते हैं उसको, पेन किलर। NSAIDs।
NSAIDs नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। हम्म। ऐसा कुछ आता है एग्जाम्पल, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तब तक ऐसा कुछ एग्जाम्पल आता होगा, है ना। तो ये जो NSAID क्या करते हैं, हाँ। ये जो PGA1 2 इनको ब्लॉक करते हैं, इनके रिसेप्टर जो है वो, जो साइक्लोऑक्सीजनेज है को ब्लॉक करते हैं। ये सब क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे काम करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या है, बॉडी में पेन जो है वो होता है, सॉरी, पेन जो होता है वो डिटेक्ट करे उधर। तो ये जो NSAID है वो इधर ही काम करते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेस जो है वो एक मीडियम है उधर, PGA1 2 एंड PGA2। एक जो होता है वो टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म में काम करता है, और एक जो है वो पेन में काम करता है। इसीलिए ज्वर में वगैरह में देते हैं ना NSAID वगैरह। वो जो है वो बेसल हाइपोथैलेमस में से वगैरह सब, जो टेम्परेचर जो हो रहा है बॉडी में उसको रिड्यूस कर रहा है। तो ये साथ में एंटीपायरेटिक के साथ में ये क्या हो गया, पेन किलर भी हो गया, राइट। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इसका पूरा पाथवे आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, साइक्लोऑक्सीजनेस 1 साइक्लोऑक्सीजनेस 2 वगैरह करके आता है, राइट। ये तो थोड़ा बता दिया क्लिनिकल। तो इधर मेन जो कंसर्न है, लोग आपके पास NSAID लेके आएंगे। अभी NSAID तो नॉन स्टीरोइडल है, अभी उससे उसको असर नहीं रहेगा तो वो स्टीरोइड दे देंगे। स्टीरोइड दिया उससे ही सब शुरू हो गया, है ना। तो वो आपके साथ अलग अलग रिएक्शंस के साथ आएंगे। साथ में उसको स्किन में कोई डिजीज आ गया भाई। अभी मैं एक दिन गया था, पेशेंट देखा, वो बोल रहे थे मेरे को जॉइंट में पेन है। बोला ठीक है, कुछ दवाई बुवाई लिया था क्या, विलायती दवा ऐसा समझते ये लोग, मॉडर्न नहीं समझेंगे। बोले हाँ। फिर मैंने विलायती पूछा, वो बोले हाँ स्टीरॉयड लिया था। बोला कितने टाइम तक लिया, बोले 8 साल तक लिया था। नी जॉइंट में पूरा पेन पेन पेन। फीमेल एज कितनी थी, फीमेल ऑफ एज 62 ईयर्स। तो वो पूरा मेनोपॉज भी है, बात ऑलरेडी बड़ा हुआ है, स्टीरॉयड भी ले रहे हैं। साथ में उन्होंने दो कोई भी सर्जरी करवाई थी, एक हिस्टेक्टोमी कराया था, एक सर्जरी मेरे को याद नहीं है। मतलब कोई भी आशय अपने स्थान से निकल गया है। एक तो वो खुद वात से, वो है वात की उम्र के है, आशय अपने स्थान से निकल दिया उन्होंने। आशय कभी भी स्थान से निकलता है, मतलब कोई भी चीज उसके स्थान से निकली, मतलब उधर डेफिनेटली वात बढ़ने वाला है। उसने उसका कोई इंटरवेंशन नहीं किया। साथ में वो स्टीरॉयड ले रहे थे। स्टीरॉयड में भी यही, ये जो आपने NSAID बोला ना, ये आइबू और डाइक्लोई ले रहे थे, सेम यही। इसीलिए मेरे को वो डायरेक्ट केस याद आया। क्लिनिकल मेरे को अभी थोड़ा सा सजेशन में आया। आयुर्वेद में आए थे, हाँ। एलोपैथी में मैं देखने नहीं गया था। नहीं, मतलब जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो वो उन्होंने स्टीरॉयड वो ले रहे थे कितने साल तक, उसकी हिस्ट्री 8 साल तक ले रहे थे। अभी उसको जो हुआ है वो क्या हुआ है, पूरा सूजन हो गया। तो कभी भी अगर आपको कहीं पे भी एबनॉर्मल स्वेलिंग वगैरह कहीं पे दिखे ना भाई, अचानक से स्वेलिंग हो जा रही है थोड़े टाइम से उसको, और वो जो स्वेलिंग है ना उधर टेंडरनेस भी उठता है, ग्रीन टेंडरनेस है, थोड़ा सा रेडनेस भी दिख रहा। फिर पता चला कि भाई हाँ ये तो जो है वो स्टीरॉयड जो है उसकी वजह से क्या हो गया है, इनको रिएक्शन आ गया है। अच्छा, मैंने बोला हाँ ठीक है, स्टीरॉयड की वजह से इसको रिएक्शन आया है। फिर पहले उनको, जस्ट 1-2 दिन पहले की बात है, फिर जो डॉक्टर लोगों ने उनकी अच्छे से हिस्ट्री ली, पूछा क्या था क्या नहीं है। उनको वैसे भी उधर थोड़ा सा टेंडरनेस रहता था, और उधर जो उनके जॉइंट थे, दो जॉइंट में उनको पेन हो रहा था, एक नी जॉइंट में पेन हो रहा था और एक जो शोल्डर जॉइंट थोड़ा सा उसमें पेन हो रहा था। वैसे उधर उसकी रुक्षता बहुत ज्यादा थी। उसने उधर उसको स्नेहपान बताया है ना। और दूसरा, अगर हमको सोचना है तो हम ऐसे सोच सकते हैं ना, अगर स्टीरॉयड है वो बॉडी में हमारा विष की तरह काम कर रहा है, सपोज हम सोचे स्टीरॉयड है वो बॉडी में विष की तरह काम कर रहा है, तो अभी पढ़ना, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा। विष में कौन सी मात्रा देते हैं, पता है किसी को। दो तरीके, दो जगह रेफरेंस आते हैं, चरक सूत्र स्थान 13वें में भी रेफरेंस आता है विष का, और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 7 में भी विष का रेफरेंस आता है। प्रधान मात्रा में स्नेह दे देना है।
जरा पंचतिक आदि दे दो ना, या तो और भी कोई घृत वो पेशेंट के अकॉर्डिंग आप दे दो ना, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्टीरॉयड विष हो गया बॉडी में, उसने धातु को सब एफ्लिक्ट किया, हम उसको विष समझे, विष की तरह चिकित्सा किया हमने, क्यों नहीं कर सकते भाई। उधर घृतपान दिया उसको, ऑलरेडी वो वात का है, वात बढ़ा हुआ है, वात के लिए क्या कौन से गुण देने चाहिए, स्निग्ध और उष्ण। फिर अभी जो है, मैं जस्ट इतना उधर सोचा था, फिर अभी फॉलोअप लेने जाएंगे, फिर जो है वो बताएंगे आपको। क्लियर हुआ। बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्लिनिकल बोला था, तो ये लगा थोड़ा सा क्लिनिकल, कुछ पता चला स्टीरॉयड के भी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इस सही घटना पे आधारित है, हाँ, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वरना तो फिर हम बॉलीवुड में चले जाते कहानी बनाने, है ना। ठीक है, तो आ जाते हैं इधर। तो ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर था, ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर मैंने आपको स्टीरॉयड पे गया था, और स्टीरॉयड पे आपको एक क्लिनिकल केस बताया। अब इधर सेम होगा, इधर जो लोकल हो रहा है वो डीप टिश्यू में जाएगा, उसकी वजह से सर्कुलेशन जो डीप टिश्यू में वो बढ़ जाएगा। मतलब ये टेंडन की इंजुरी जो होती है, टेंडन की इंजुरी, पटेलर टेंडन वगैरह, जो क्रिकेटर वगैरह लोग होते हैं, उनको कभी कभी बहुत ज्यादा इंजुरी हो जाती है, वो बहुत डेंजर हो जाती है, उसकी वजह से उनको मसल स्पाज्म पूरा हो जाता है। उधर जो हीलिंग आना, टेंडन की इंजुरी पेनफुल भी बहुत है, बहुत सारे क्रिकेटर को हुआ है, ऋषभ पंत को हुआ था, जानते थे, एक्सीडेंट में। फिर रविंद्र जडेजा को भी ये क्या बोलते हैं, टेंडन की इंजरी हुई थी, उसको हील होने में, क्रिकेटर कभी कभी लीव लेते हैं ना, इंजरी हो गई, हम लोग कभी कभी हंसते हैं ना, मतलब हमको उतनी क्यूरियोसिटी होती है भाई, हाँ ये क्या हो गया। तो उधर जो इंजरी होती है ना, वो ये टाइप की होती है, राइट, कि भाई उधर हील होने में टाइम लगता है, तो उधर उसके साथ में उसको फिजियो देते हैं। क्रिकेटर्स के उधर फिजियो का वो सैलरी भी अच्छा होता है, और उधर स्कोप भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, राइट। साथ में वो जो ये जो सुपरफिशियल है वो क्विक है, और सरफेस बेस्ड है। वो सुपरफिशियल का मतलब ही सरफेस पे होगा, और ये थोड़ा सा कैसा मैंने बोला, स्लोअर, इसीलिए क्रिकेटर 3 महीने 6 महीने की छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि उधर उनको हील करना है, टिश्यू को हील करना है, और फ्लेक्सिबिलिटी उनको मेंटेन करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो भाई रन ही नहीं होंगे। ये कौन कौन सी कंडीशन में, स्प्रेन हो गया है, मोच आ गई, मोच बोलते हैं ना, अचानक मोच आ गई, वो मुंह सुना है ना, मुंह का एड, वो। फिर माइल्ड मसल टेंशन, मसल में थोड़ा सा टेंशन आ गया, तनाव आ गए मसल में, है ना। ज्यादातर आपने देखा होगा, मैंने तो जब एक्टिवा के पीछे जब बैठते हैं ना, बहुत लंबे समय तक, 7-8 घंटे तक, तब ये होता है माइल्ड मसल टेंशन जैसा। और आर्थराइटिस अगर वो लोकलाइज्ड है, और वगैरह, ये जो डीप सीटेड जॉइंट स्टीफनेस है, और मस्कुलोस्केलेटन पेन है, मतलब पेन जो है वो डीप सीटेड है। आयुर्वेद में वो जो मज्जागत सब देते हैं ना, मज्जागत वात वगैरह सब, इससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। पता चला क्या। आगे बढ़े। ये जो था वो डिफरेंस था। अभी क्लिनिकल इंडिकेशन एंड फिजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोथेरापी। तो इलेक्ट्रोथेरापी में क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक सब यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक वेव्स, या कुछ भी जो माइल्ड लेवल का करंट है वो यूजर यूज करेंगे। तो ये वो है इलेक्ट्रोथेरापी, इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन और इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अभी क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है कि इलेक्ट्रोथेरापी एक ऐसा थेरापी है जो अभी वाइडली यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी है, उधर उसके पास भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्राय उसमें जो है थोड़ा सा उष्ण गुण रहता है, और वो है वो उधर जो नर्व सिग्नल्स है उसको कंडक्ट करने में काम आता है। इट involves the application of electrical energy to treat the pain, improve the function and promote healing। आजकल वो जो झटके वगैरह सब देते हैं ना, शायद फोटो लेके आया था, हाँ देखो, दिख रहा है ये। क्लियर है। ये देखो एक मशीन है पूरा, जिसको पल्स्ड इलेक्ट्रिक करंट, पल्स्ड मतलब एक रिदम में उधर इलेक्ट्रिक करंट आएगा। सपोज उसको उधर पेन हो रहा है किसी को, तो उसको उधर देखो, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर जो एरो दिया है ना, वो इलेक्ट्रिक पैड्स है, ये बैटरी ऑपरेटेड, इसको टेंस बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म सब आएगा आगे, राइट। ये उसका लीड वायर सब है, राइट, ये खाली देखने का है, हमको डिटेल में नहीं जाने का है। इसका पहले तो रेलेवेंस क्या है, पेन मैनेजमेंट में काम आएगा। दूसरा जो मसल स्टिम्युलेशन वगैरह है ना,
अभी देखो ये फिजियोथेरापी आपने पढ़ा ना, अभी आप मॉडर्न के जीबीएस वगैरह सारे जो पढ़ोगे ना, पुरुष स्तंभ के भी मॉडर्न के रिलेटेड में आता है, फिर ये जीबीएस है, एमएनडी है, इधर लोअर मोटर न्यूरॉन वगैरह इन्वॉल्व हो रहा है ज्यादातर, उधर जो मसल के स्टिम्युलेशन और रिहेबिलिटेशन में काम आता है ना, उधर फिजिकल थेरापी लिखा है, उधर ये सभी आएगा। दूसरा कुछ मॉडर्न इंटरवेंशन में दूसरा नहीं लिखना है, फिजियोथेरापी को हमको उल्टा रिलेट करके उधर लिखना है, हमको और ज्यादा डिटेल में हम उधर लिख सकते हैं, हाँ भाई मसल स्टिम्युलेशन है, टिश्यू उधर रिपेयर हो जाएगा और पेन मैनेज, तो फिर मॉडर्न में भी हो गया उधर भी कम करने का। उधर सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा, अगर सर्कुलेशन अच्छा हो गया, मतलब सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए, सर्कुलेशन अगर अच्छा हो गया तो उधर टिश्यू हीलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन मतलब क्या कि भाई कोई रीजन से उधर स्ट्रोक आ गया या तो कोई स्पाइन में इंजुरी आ गई, तो उधर वो जो न्यू, क्योंकि वो जो है वो नर्व नर्व फाइबर उधर होते हैं, तो वो नर्व फाइबर को डैमेज कर देगा। अगर नर्व फाइबर को डैमेज कर दिया तो बॉडी में सिग्नलिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, सिग्नल नहीं आता है, कभी कोई किसी, कोई आपको कॉल कर रहा है सिग्नल नहीं आ रहा है, कैसा लगता है, गुस्सा आ जाता है ना, तो बॉडी को भी गुस्सा आ जाएगा, तो वो गुस्सा है वो व्याधि है, राइट। इधर दो से तीन चीज आप याद रख सकते हैं, एक ये जो है वो पेन मैनेजमेंट में काम आ रहा है, मसल स्टिमुलेशन में काम आ रहा है, अभी मसल स्टिमुलेशन वगैरह कर रहा है, साथ में सर्कुलेशन वो इम्प्रूव कर रहा है, सर्कुलेशन जब आएगा तब टिश्यू हील अच्छे से होगा, क्योंकि सर्कुलेशन मतलब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, अगर उसको न्यूट्रिशन ठीक से मिल रहा है तो हीलिंग आराम से हो जाएगा, साथ में उसका न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी मिल जाएगा, ये उसका क्या हो गया बेनिफिट्स। अभी उसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो पेन गेट थियरी जो है, कि भाई जो पेन गेट थियरी है उसमें पेन के जो रिसेप्टर होते हैं उसको वो क्या करता है, इनका काम ही कैसा है, अगर किसी का कॉल आ रहा है, आपको डायरेक्टली कट नहीं करना है, आपके बॉस का कॉल आ रहा है, आपके टीचर का कॉल आ रहा है, आपको उठाना नहीं है तो आप साइलेंट कर सकते हैं, ये क्या कर रहा है, डेफिनेटली वो ब्लॉक कर, साथ में वो एंडोर्फिन जो है वो रिलीज कर रहा है। अभी एंडोर्फिन ऐसी चीज है ना, तो वो सब आपको अच्छा लगेगा, जैसे आपने मदिरा पान कर लिया फिर क्या है, सब अच्छा लगता, अच्छा लगता, अच्छा है ये, अच्छा है ये भी, उसका दुश्मन भी बाजू में बैठेगा तो आप, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तो ये एंडोर्फिन का भी सेम ऐसा ही। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रीएड्यूकेशन, रीएड्यूकेशन क्या, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, आपका जॉइंट जो है वो पूरा मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, फिर रीएड्यूकेशन मतलब वो मसल जो है पूरा पोस्टर बैलेंस होना चाहिए ना, ब्रेन को पता होना चाहिए कि भाई मेरा हाथ इतना मुड़ रहा है, वो ब्रेन को एड्यूकेशन पहुंचना चाहिए, तो वो कौन पहुंचा रहा है, तो भाई मोटर नर्व्स वगैरह, तो वो सब ठीक हो रहा है इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन की वजह से, उसकी वजह से उधर कोई भी टाइप का एट्रोपी नहीं होगा। सेम उधर भी वही कि भाई ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से कहीं पे भी इस्चेमिया हो गया, आपने देखा जो क्या बोलते हैं ओल्ड एज लोग होते हैं उनको जो पेरिफेरल सिस्टम होती है उसमें कभी कभी डैमेज हो जाता है, आएगा शल्य में आर्टीरियल डिजीज धमनीगत विकार करके, पेपर मेरे ख्याल से 2 या 3 में है, सब उसमें आएगा, टीओएस थ्रोम्बोसिस ओब्लिटरेंस करके सब आएगा। उधर जो पेरिफेरल ब्लड की सिस्टम है, मतलब जो शाखागत हमारे जो शाखा है, उधर जो ब्लड है वो, मतलब वो जो है ना वो मान जाएंगे हाँ ठीक है, ब्लड थोड़ी देर नहीं पहुंचा 1 घंटे तक, आधे घंटे तक चलेगा, और ये जो ब्रेन है, हार्ट है और किडनी है, ये तीन तो ऐसे है ना कि भाई अगर रिप्ले देने में 0.05 सेकंड भी लेट हो गया तो गुस्सा हो जाएंगे, क्या कर रहे थे, ये है क्या हो गया, तो चले जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ब्रेन बंद हो गया, हार्ट बंद हो गया, किडनी या रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो गई, ये ट्राइपॉड बोलते हैं ना जब अगध में पढ़ते थे, तो फिर इंसान भी बंद हो जाएगा, राइट। ये उसका इम्पोर्टेंस में आप लिख सकते हैं। तो फिर जो स्वेलिंग एडिमा है ये सब भी कम हो जाएगा, क्योंकि उधर टिश्यू हीलिंग अच्छा हो रहा है, हीलिंग नहीं हो रहा है तो एडिमा होगा, तो ये जो बोलते हैं ग्रेन्युलेशन टिश्यू खराब बनेगा, हीलिंग अच्छा हो रहा है तो फिर स्वेलिंग एडिमा क्यों होगा, और ये सब अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि नर्व कंडक्शन अच्छा हो रहा है, भाई रास्ते में कुछ स्रोत अवरोध नहीं है, जो मूवमेंट गति मिलनी चाहिए, वायु का जो चल गुण है वो सामान्य है, राइट। अभी कॉमन इलेक्ट्रिक मोडालिटीज क्या है, क्या क्या हो सकता है, तो टीईएनएस है, एनएमईएस है, आईएफसी है, राइट, अल्ट्रासाउंड है, ये इसके फुल फॉर्म आप ढूंढेंगे, राइट। क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा, क्योंकि फुल फॉर्म के ऊपर ये लोग है ना, महाराष्ट्र एमयूएचएस का पेपर जो महाराष्ट्र वाले होंगे उनको पता है, अगर कोई इधर है तो वो रिलेट कर पाएगा, वो थम्स अप करना, इधर कोई है महाराष्ट्र वाला, आरएसबी का पेपर में पूरा फुल फॉर्म आ गया था,
किसी लोगों ने सेकेंड ईयर में कोई एज्यूम ही नहीं किया था, ऐसे क्यों में 5 मार्क्स का पूरा फुल फॉर्म अलग टाइप का है। सब लोग हाँ क्या है ये, क्यों फुल फॉर्म पूछ लिया। इसीलिए मैं तो बता दूंगा, ये जो TNS है इसका फोटो ही मैंने इधर दिखाया था, ये जो था आपका वो TNS डिवाइस ही था, राइट। पर आप देखेंगे ये घर पे जाके, फिर वो ग्रुप में लिखेंगे क्या है क्या नहीं, ताकि सबको भी पता चले, आपको भी पता चले। फिर NMES क्या है, IFC क्या है, वो तो लिख दिया है बाजू में, इंटरफेरेंशियल करंट। ये जो है वो डीप मॉड्यूलेशन है। फिर ये जो मैंने उस दिन MCQ में लिखा था, एंटोफोरोसिस जो है उसमें कौन सी थेरेपी यूज होती है, तो एंटोफोरोसिस में इलेक्ट्रोथेरेपी यूज होती है। माइक्रो करंट है तो उसमें थोड़ा थोड़ा करंट ये पहुंचाएंगे, तो ये सेल्यूलर रिपेयर कहीं पे भी है उधर काम आता है। क्लियर हुआ क्या। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन देखना है, क्या है लास्ट क्वेश्चन। इंटरप्रिटेड द एप्लीकेशन एंड फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल थेरेपी। अभी भाई मैनुअल थेरेपी का क्या है, यही है। तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्या है मैनुअल थेरेपी, तो मैनुअल का मतलब क्या आता है, गाड़ी में आता है ना, ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए सर आपको, मैनुअल चाहिए, सुना है ऑटोमेटिक मैनुअल ऐसे वर्ड। हम सब सुना है तो। सोना नहीं है, फिजियोथेरापी में कभी नहीं सुना है, हाँ। नहीं सुना है क्या, अच्छा। ऑटोमेटिक चीज मतलब वो अपने आप हो जाता है, मैनुअल मतलब उधर हमको दिमाग लगाना है, या तो हमारे हाथ पैर यूज करने हैं। आजकल ऑटोमेटिक कार सब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑटोमे चलो छोड़ो, मतलब हम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल मैं ऐसा मानता हूँ, आचार्य ने बताया है और मैं भी ऐसा मानता हूँ। दृष्टांत ऐसी मतलब एग्जाम्पल ऐसी चीज है ना, कि भाई जो कोई भी मूर्ख है वो भी उसको भी सब समझ में आ जाएगा, और इंटेलिजेंट को तो क्या ही समझाने का। तो हम सब जो है वो मंदबुद्धि समझ के हम अच्छा एग्जाम्पल देते हैं डे टू डे लाइफ का। एक्टिवा जो है, आप एक्टिवा चलाते हैं ना, एक्टिवा तो सबने सुना है एक्टिवा। और दूसरा मोटर बाइक होता है, मोटरसाइकिल जो होता है। तो जो एक्टिवा है उसमें गियर चेंज किधर कहीं करने का कोई इन्वॉल्वमेंट आता है क्या उसको, एक्सीलेटर और ब्रेक ही है। तो वो कैसे हो गया, वो ऑटोमेटिक हो गया। और जो बाइक होता है उसमें गियर चेंज होता है, क्लच आता है, तो वो क्या हो गया, मैनुअल। सेम चीज कार में है, और सेम चीज इधर फिजियोथेरापी में भी है, कि मैनुअल्स मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। इसके आगे हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक था, तो उसमें मशीन वगैरह सब रहेगी। अभी इधर क्या है कि इधर फिजियोथेरापिस्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब थेरापिस्ट, जो हमारे पंचकर्म में वगैरह अभ्यंग वगैरह करते हैं ना, वो थेरापिस्ट है, ट्रेंड थेरापिस्ट उसको बोलते हैं। तो इधर मैनुअल है मतलब किसी की जरूरत पड़ेगी, उधर मैनुअल बाइक में गियर की जरूरत थी, इधर थेरापिस्ट की जरूरत है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, शास्त्र ही बोलता है, अपन कुछ नहीं बोलते, राइट। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, कौन करता है, फिजियोथेरापिस्ट करेंगे डेफिनेटली। क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, फिर ट्रीट करते हैं। क्या क्या तो पहले का सब घिसा पीटा, मस्क्यूलोस्केलेटल, न्यूरोमस्क्यूलर, जॉइंट मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन टेक्निक एक्सेट्रा। अब कहाँ कहाँ पे यूज करते हो भाई, अभ्यंग कहाँ पे करते हो, जॉइंट में डिसफंक्शन हो जाए उधर करते हैं, मानते हैं। संधिगत वात पेशेंट आ गया, चलो अभ्यंग स्वेदन करा दो। तो वो सब थोड़े हार्ड वर्ड लिखेंगे, हाँ भाई उसकी मैकेनिक्स। तो भाई जॉइंट मैकेनिक्स की जगह पे आप मूवमेंट भी लिख सकते हो, आपको नहीं आता है तो उधर आपको फ्लेक्स मारने की उतनी जरूरत नहीं है, आपको जो आता है वो लिखो, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखो, राइट। फ्रोजन शोल्डर में क्या हो जाता है, पूरा जो कंधा है वो जकड़ जाता है ना। अउबा हुक वगैरह सब लेते हैं, श्लेष्मा और नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है ना, संधिगत वात लेते हैं समझने के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस वगैरह। मसल में स्पाज्म हो जाना भाई, उधर उसको रिलैक्स होने में थोड़ा दिक्कत आता है, टेंशन और उसकी इलास्टिसिटी फिर से अगर हमको लेनी है वापिस कोई भी कारण से, तो उधर हम क्या यूज करेंगे भाई, मैनुअल थेरेपी। मैनुअल कहीं पे भी आया ना, आपका दिमाग में अभ्यंग स्वेदन, दिमाग में वही आने, उधर जो करते हैं। अब अगर आपको इधर अच्छे से बताना है तो आप उधर और लिखो, कि हमारे आयुर्वेद में उधर अभ्यंग वगैरह जो करते हैं, इतनी देर अभ्यंग करते हैं, इतनी कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पोजीशन में करते हैं। अगर पोजीशन के नाम याद आए तो लिख सकते हो, उसको भी अच्छा लगेगा, हाँ सही है। आजकल के एग्जामिनर जो है ना वो कोरिलेशन में बहुत मानते हैं, समझो ना। अगर उन्होंने एलोपैथी का पूछा है, नीचे आप आयुर्वेद की चिकित्सा ये सब लिख के आओगे ना थोड़ा,
एलोपैथी के साथ में, उसको अच्छा लगेगा। वो आयुर्वेद पूछ रहा है तो थोड़ा सा रिलेट, प्रैक्टिस में पूरा उल्टा है, पूरा इससे उल्टा है, राइट। प्रैक्टिस में जो पूछा है या जिससे कर रहे हो उससे ही करना है। पोस्टुरल डिस्फंक्शन, पोस्चर में कुछ डिस्फंक्शन आ गया है तो उसकी वजह से मसल जो है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, जॉइंट में जो अलाइनमेंट है वो है पूरा खराब हो जाएगा, टेढ़े चलते हैं ना, उसकी वजह से पूरी गेट चेंज हो जाएगी। आजकल जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है, उसको हम गेट से जानते हैं कि भाई इसका ये गेट है, ड्रंकन गेट है ना, सीजर गेट है वगैरह सब। फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में प्रोप्रियोसेप्टिव, प्रोप्रियोसेप्शन मतलब एक टाइप का ऐसा सेंसेशन, जॉइंट जो है वो कौन से मूवमेंट में, कौन से प्लेन में मूवमेंट कर रहा है, वो ब्रेन को पता चले कि भाई ये जॉइंट है वो इधर चल रहा है। तो अभी आप आंख, ये सब टेस्ट करते हैं आपने देखा होगा, है ना। ये पार्किंसन वगैरह डिजीज में इंसान को बोलते हैं आप आंख बंद करो, फिंगर टू फिंगर वगैरह कुछ रहता है ना, याद है किसी को, एंट्रीज करो, आंख बंद करके देखते हैं कि भाई हाँ इसका ब्रेन का फंक्शन, उसको आंख बंद करके कभी कभी दिक्कत आता है तब वो टेस्ट में पता चलता है। और स्पोर्ट की इंजरी में तो डेफिनेटली वो काम आएगा। अभी इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट उधर सेम है कि भाई वो मैकेनिकल इफेक्ट में वो जो मोशन है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मसल फाइबर उधर जो है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट जो है मतलब उधर जो रिफ्लेक्स वगैरह सब अच्छे हो जाएंगे। क्यों अच्छे हो जाएंगे भाई, उसका रिजल्ट नीचे दिया है, सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, सर्कुलेशन अच्छा आ रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो भी कोई भी फंक्शन है, रिफ्लेक्स आदि फंक्शन है वो सब ठीक हो जाएंगे। अभी ये सब ठीक हो रहा है तो फिर पेन जो है उधर भी वासोडाइलेशन हो रहा है तो पेन क्यों होगा भाई। तो ये मैंने बोला साइक्लोऑक्सीजनस PGA1 टू PGA2 ये जो है दोनों इनहिबिट हो जाएगा, तो ये पेन कंट्रोल थियरी में भी काम आएगा। आगे दिया था जो एंडोर्फिन है वो भी कम हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये जो एंडोर्फिन है वो क्या है, स्ट्रेस लीवर है हार्मोन, वो प्रभाव से स्ट्रेस लीवर है तो उसको अच्छा लगेगा। इनकी इन्होंने समरी भी दे दिया है देखो, जॉइंट मोबिलाइजेशन होगा, उधर जो मूवमेंट है वो अच्छी हो जाएगी, राइट। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है। बस इतना था, इसमें कोई और डिटेल में नहीं, ये सब तो जो है अभी प्रैक्टिकल में आ गए, NLHP ये सब प्रैक्टिकल में, इन्फ्रेंशियल थेरेपी कहीं पे भी डेमोन्स्ट्रेट मतलब समझाना है भाई ये कराओ, ये सब कुछ एग्जाम में नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पंचकर्म इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अगर स्क्रीनशॉट खींचना है खींच लो। मेरे राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छे है, समझ पाइए तो रखता हूँ थोड़ी देर, अगर किसी को खींचना है तो देख लो, खींच लो, खींच लो तब बता देना मेरे को, इतने मेरे को लगता है आएंगे, ये तो तैयार होने ही चाहिए आपको। क्लियर हुआ टॉपिक, जिन जिन को क्लियर हुआ, हम सब ठीक है। ठीक है तो इधर तक रखते हैं, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए, वरना क्लास हम इधर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। ओके।